हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के उन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और सिर्फ वही टॉपिक मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं। और आप सभी को पता है टाइम तो हमारे पास अब ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत कम समय बचा है और हमें लास्ट टाइम पर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने से बचना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि टाइम इतना नहीं है कि हम किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ पाएँ। हमें सिर्फ उन कीवर्ड को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन लगते हैं और जहाँ से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने वही टॉपिक लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके 101% लगेंगे। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें क्योंकि ये मेरा भी नया चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। से एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप सबके इतने प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मैंने जो अब से पहले वीडियो अपलोड किया है कॉपी में लिख के ही हैंड राइटिंग नोट्स आपको दिए हैं, आपने सबने बहुत पसंद किए हैं, बहुत प्यार मुझे उस वीडियो पे मिला है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी अपना ऐसा ही प्यार देंगे। वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो इस वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट। और पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जीन पियाजे, जिन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और आप सभी को पता है इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी और जो पहली अवस्था इन्होंने बताई थी वो है, तो पहली अवस्था है इंद्रियगामक अवस्था और इस अवस्था को हम स्वेदीय पेशी अवस्था भी कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। इसमें संवेदनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुकरण करना, सहज क्रियाएं करना, गौण प्रवृत्ति, प्रतिक्रियाओं की अवस्था, वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। खिलौने तोड़ना, ऐसी चीज़ें करना बच्चा पसंद करता है। आपको अपने क्वेश्चन में इनमें से ही कोई एक जो है कीवर्ड लिखा हुआ मिलेगा और वही आपका राइट आंसर होगा। अब जो सेकंड इन्होंने अवस्था बताई थी वो है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था और ये 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है, जीवनवाद का उसमें गुण आ जाता है, सोचकतावाद आ जाता है, विभेदीकरण करना जान जाता है, अतार्किक चिंतन करता है, विपरीत क्रियाएं करता है, सहज चिंतन करता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन करता है। यानी कि जैसे कि जो बच्चे को चीज़ दिख रही है सिर्फ वही बच्चा उसी चीज़ के बारे में चिंतन करेगा। अमूर्त चिंतन की जो है अभी बच्चे में प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। और जो इन्होंने जो थर्ड प्रक्रिया बताई थी वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और इस अवस्था में बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है। वो तार्किक चिंतन करना जानता है, मूर्त चिंतन करता है। और आपको बता दूं ये जो तार्किक चिंतन है, मूर्त चिंतन है, पलटावी गुण है, गणितीय क्रियाएं करना जान जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इन्हीं कीवर्ड में से आपको कोई ना कोई एक कीवर्ड लिखा हुआ अपने क्वेश्चन में मिलेगा। प्रतिबद्धता है, उसका विकास हो जाता है, क्रमिकता है, वर्गीकरण करना बच्चा जान जाता है, संरक्षण है, समरूपता है, विकेंद्रीकरण है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो कीवर्ड है विकेंद्रीकरण, ये आपको उसमें मिलेगा क्वेश्चन में अपने में। और आपसे पूछा जाएगा कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो है उसका कौन सी विशेषता है, मतलब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की कौन सी विशेषता है। 3-4 टॉपिक और दे देंगे, जैसे अतार्किक चिंतन दे देंगे, फिर कोई और दे देंगे जैसे सहज क्रिया दे देंगे और फिर एक लास्ट में एक दे देंगे विकेंद्रीकरण। तो आपका जो राइट आंसर होगा विकेंद्रीकरण होगा। आप देखना इन एक कीवर्ड से ही आप अपना पूरा क्वेश्चन सही कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 स्टेज की। तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 18 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है क्योंकि अब आपको अमूर्त के साथ अमूर्त भी है और मूर्त भी दोनों दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है और मूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है। कल्पना करता है, संज्ञानात्मक विकास बच्चे का डेवलप हो जाता है, परिकल्पना, निगमन का तर्क, ये सभी जो है डेवलपमेंट बच्चे के अमूर्त सकारात्मक अवस्था में हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि समावेशन क्या होता है। तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को जोड़ना ही समावेशन है। समावेशन क्या है कि पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं और नए ज्ञान से जोड़ते हैं वही समावेशन होता है। अगर हम यहाँ समायोजन की बात करें तो जैसे तथ्यों या जो भी चीज़ है को स्वीकार कर लेना, यानी कि जो भी चीज़ एज इट इज़ है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही समायोजन है। मतलब
अब बात कर लेते हैं कोहलबर्ग की। आप सभी को पता है कोहलबर्ग से भी 2 से 3 क्वेश्चन लगते हैं। इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ने लगेंगे तो बार में पढ़ने लगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ वो कीवर्ड उठाए हैं जो आपको क्वेश्चन में देखते ही आंसर आप लगा देंगे। तो पहला जो इनकी अवस्था थी वो थी पूर्व परंपरागत अवस्था। ये 4 से 10 वर्ष के बच्चे के लिए होती है। इसमें बच्चा 4 से 10 वर्ष का होता है और वे बच्चा क्या है, दंड, आज्ञाकारिता, डर, पुनर्वलन, पुरस्कार, बड़ों का दबाव, ये सब चीज़ें उसमें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। तो ये सारी जो कीवर्ड जो लिखे हुए हैं ये पूर्व परंपरागत अवस्था से रिलेटेड कीवर्ड हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड अवस्था की। ये 10 से 13 वर्ष के बच्चे के लिए होती है। यह इसमें बच्चा समाज के अनुरूप कार्य करता है, जैसे उत्तम लड़की, उत्तम लड़का, ठीक है। परंपराएं, सामाजिक नियम को बच्चा मानता है। तो ये सब जो कीवर्ड हैं यही आपको उसमें मिल जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परंपरागत अवस्था की है, ठीक है। तो आपको देख लेना है अच्छे से, बस सिर्फ आपको ये कीवर्ड याद करने हैं और आपका जो है टॉपिक ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेज 3 की, परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था इनकी तीसरी अवस्था है। वो 13 से जो ऊपर की एज है उसमें होती है, जैसे समाज कल्याण, संवैधानिक नियम, व्यापक विचार, निर्णय लेने में परिपक्वता बच्चे में आ जाती है और परंपराओं से ऊपर उठकर वो सोचना शुरू कर देता है। तो अब बात कर लेते हैं वाइगोत्स्की की। आप सभी को पता है वाइगोत्स्की से भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने समाज को बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना है। तो जैसे समाज जहाँ पर परंपरा, अंतक्रिया, सामूहिक सामाजिकरण, सहयोगात्मक समस्या समाधान की बात की गई हो तो आप वहाँ पे आंख बंद कर कर अपना आंसर वाइगोत्स्की लगा देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों का कैसा रिलेशन है। हमेशा एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और एक दूसरे के पूरक है। आनुवंशिकता क्या होती है, बालक की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। सामाजिकरण क्या है, समाज के नियम, संस्कृति, मापदंडों के साथ समायोजन कर लेना ही क्या है, सामाजिकरण। प्रथम मुख्य भूमिका बच्चे के लिए परिवार की होनी चाहिए और गौण मुख्य भूमिका जैसे विद्यालय और आस पड़ोस। अब बात कर लेते हैं टॉपिक की जो बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड है। आप सभी को पता है बाल केंद्रित शिक्षा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बालक कैसा हो, सक्रिय हो, और मेन जो पॉइंट है मतलब मेन केंद्र हमारा क्या होना चाहिए, बालक, मतलब केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, बालक। सर्वांगीण विकास के डेवलपमेंट पे बच्चे पर हम ध्यान देंगे। स्वतंत्र होना चाहिए बच्चा, स्वयं अनुशासित होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेने वाला हो। मुख्य भूमिका किसकी होनी चाहिए, बालक की। टीचर की क्या है, सेकंड भूमिका होनी चाहिए। समान अधिकार मिलने चाहिए बच्चे को, सम्मान करना चाहिए बच्चे का। जैसा ऐसा नहीं है कि ही होना चाहिए कोई कमज़ोर बच्चा है और आप उसे अलग क्लास में भेज देंगे कि आप इस क्लास के लायक नहीं हो, बच्चे को अदर क्लास में भेज दिया जाएगा। जो उससे छोटी क्लास का बच्चे हैं उनके साथ उसे नहीं बिठाएंगे, आप उसी बच्चे को उस लेवल तक लाएंगे जो अदर बच्चे हैं। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षक, तो शिक्षक क्या होता है, निर्देशक होता है। शिक्षक की गौण भूमिका होती है और मुख्य भूमिका बालक की होती है। और टीचर क्या करता है, सहायता करने वाला होता है, मार्गदर्शक होता है, आदर्श होता है और शिक्षा मनोज्ञान का उसे ज्ञान होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा की। इससे भी हमारे उसमें टॉपिक आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक नई चीज़ें जो भी होती रहती हैं, जो भी डेवलपमेंट होते रहते हैं, वही क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है। लैंगिक मुद्दे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे नर और मादा के बीच भेदभाव करने वाली जो प्रत्येक चीज़ है वो क्या है, नकारात्मक है। यानी कि वहाँ पे हम जो है लैंगिक रूढ़ितावादी बातें करते हैं, जहाँ पे हम जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि लंबाई लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, तो मैं यहाँ कैसी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे से जो भी योग्यताएं अलग होती हैं वही व्यक्ति भिन्नता कहलाती हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, सही बात है। हर बच्चा अपने आप में अलग है, रंग रूप में अलग होता है, लंबाई में पढ़ने का तरीका हर स्टूडेंट का अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, सामाजिक गुण हर बच्चे में अलग होते हैं, हुनर अलग होते हैं, सामाजिक रुचियाँ अलग होती हैं।
तो यही जो है सब चीज़ जो कीवर्ड हैं आपको देखने हैं और इन कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर लगा देना है। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन क्या होता है। अधिगम का मूल्यांकन जो सिखाने के बाद हो, यानी कि ऐसा मूल्यांकन जो भी हम सिखाने के बाद हो रहा हो उसे अधिगम का मूल्यांकन कहते हैं। अभी तो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे और जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो आपको एक एक वर्ड मेरा बताया हुआ याद आ जाएगा। जैसे अधिगम के लिए मूल्यांकन का है तो वह मूल्यांकन जिसका उद्देश्य कुछ सीखना या सुधार करना हो वो अधिगम के लिए मूल्यांकन है। अगर बात करें अधिगम के रूप में मूल्यांकन, तो ऐसी गतिविधियां जिसमें अधिगम और मूल्यांकन दोनों एक साथ चल रहे हों वो क्या है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है। अधिगम के लिए मूल्यांकन नहीं, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। ओके, अब बात कर लेते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन। जैसे बोर्ड की परीक्षाओं से पहले जितने भी मूल्यांकन होते हैं वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होते हैं। अब बात कर लेते हैं रचनात्मक रूपात्मक अनौपचारिक आकलन। कक्षा में पढ़ने के बाद तुरंत बच्चों का फीडबैक जानना ही क्या है, रचनात्मक या अनौपचारिक आकलन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत की बात करें तो समय पर लगातार बच्चों के स्तर की जांच करते रहना ही क्या है, सतत। व्यापक बच्चे के सभी क्षेत्रों का आकलन क्या है, व्यापक। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। अब बात कर लेते हैं निदात्मक परीक्षण। निदात्मक परीक्षण क्या है, बच्चों की कमियां, त्रुटियों, समस्याओं, कठिनाइयों का पता लगाना ही क्या है, निदात्मक परीक्षण है। उपचारात्मक परीक्षण की बात करें तो उन कमियों को दूर करना। समावेशी शिक्षा, सभी प्रकार की कोई भी बच्चे को एक साथ समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। चाहे बच्चा किसी भी स्थिति में हो, उस बच्चे को आप सभी बच्चों के साथ शिक्षा देंगे, यही समावेशी शिक्षा है। मतलब आप बच्चे को कभी भी अलग नहीं करेंगे उसकी क्लास से। और आप सभी को पता है अधिगम क्षमता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर ये इतने से टॉपिक आप ये कहीं नहीं गया। जैसे डिस्ग्राफिया क्या है, ये लिखने से संबंधित समस्या है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित समस्या है। डिस्थीमिया तनाव से रिलेटेड है। और डिस्मॉर्फिया है भ्रम। और अफेजिया भाषा से रिलेटेड है। और अप्रेक्सिया ये गामक कौशल यानी कि चलने में प्रॉब्लम है। अलेक्सिया जो है मस्तिष्क क्षति के कारण पढ़ने की समस्या, ये क्या है, पढ़ने की समस्या। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।